हेलो एवरीवन, आज डेट है 29 अक्टूबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि बेतवा रिवर को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था पुलिकट लेक को लेकर के। तो पुलिकट लेक को अगर हम मैप में व्यू करें, पुलिकट लेक हमारे इंडिया के एक आंध्र प्रदेश स्टेट और तमिलनाडु स्टेट के बॉर्डर एरिया पर लोकेटेड है। इसका 96% पार्ट जो है पुलिकट लेक का वो आंध्र प्रदेश स्टेट में आता है और 4% पार्ट जो है वो तमिलनाडु स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ये जो पुलिकट लेक है ये हमारे इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक या फिर लेगून के रूप में लोकेटेड है आफ्टर चिलिका लेक। मतलब चिलिका लेक जो है वो हमारे इंडिया में फर्स्ट लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक के रूप में एग्जिस्ट करती है। कमेंट बॉक्स में आप बताओगे कि चिलिका लेक जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है। ये जो पुलिकट लेक है इसके बारे में हमने देखा कि ये सेकंड लार्जेस्ट लेगून है। अब इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है कि लेगून क्या होता है। देखो, लेगून जो है एक ज्योग्राफिकल टर्म है। लेगून एक सैलो वाटर बॉडी होती है जो लार्ज वाटर बॉडी से एक बैरियर के थ्रू जो है सेपरेटेड होती है। अब ये जो बैरियर है वो एक नैरो लैंडफॉर्म भी हो सकता है, इस्थमस भी हो सकता है, बैरियर पेनिसुला भी हो सकता है, बैरियर आइलैंड भी हो सकता है और रीफ भी हो सकता है। इसके अलावा ये जो पुलिकट लेक है इस पर एनुअल फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है वो भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये पुलिकट लेक से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हो गए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लोकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इनको लेकर के इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जो हमारा फर्स्ट बैच था मेंटोरशिप प्रोग्राम का उसमें हमने इंटीग्रेटेड फॉर्म में उस प्रोग्राम को लॉन्च किया था जिसमें 2023 के लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों की इंटीग्रेटेड फॉर्म में एक तरीके से प्रिपरेशन के लिए आपको हेल्प करवाने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। अब ये जो सेकंड बैच है मेंटोरशिप प्रोग्राम का इसमें टारगेट 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स जो है उसको फोकस करते हुए बैच लेकर के आया गया है। इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो भी स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करेंगे उनको 10 to 15 स्टूडेंट्स का बैच बनाया जाएगा। उस बैच को एक मेंटोर जो है वो अलॉट किया जाता है। फिर उसमें मेंटोर जो है टाइम टू टाइम आपकी स्ट्रेटजी को लेकर के, आपकी स्टडी को लेकर के आपको इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो आपके लिए रखते हैं। इसमें जो टारगेट्स की अगर हम बात करें तो आपका जो स्टैटिक पार्ट है प्लस में करंट अफेयर्स पार्ट है 2023 प्रीलिम्स के लिए उसको आपको टारगेट ओरिएंटेड उसकी स्टडी होगी। रेगुलर बेसिस पर आपको टारगेट दिया जाएगा कि आज आपको इतना कवर करना है और फिर उसी के बेसिस पर एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और फिर इस तरीके से जो है आपका स्टैटिक और करंट अफेयर पार्ट जो है कवर करवाया जाएगा। करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो लास्ट 1.5 साल का करंट अफेयर यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। 3000 प्लस क्वेश्चन जो है एमसीक्यू क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और आप सभी को पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स जो है उसमें एलिमिनेशन मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा काम करता है। और एलिमिनेशन मेथड ऐसे नहीं है कि रातों रात आपके माइंड में आ जाएगा, वो आता है प्रैक्टिस से। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हो तब जा करके आपके समझ में आने लगता है कि अच्छा ये जो स्टेटमेंट है वो किस तरीके से इस क्वेश्चन से रिलेटेड है या फिर नहीं रिलेटेड है। ओके, तो एनफ प्रैक्टिस करवाई जाएगी आपके लिए यहाँ पर एमसीक्यू को लेकर के। 1 नवंबर से प्रोग्राम स्टार्ट होगा और उसकी फ़ी होगी 599 पर मंथ। तो अगर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू की फ्रंट पेज पर। और कल हमने डिस्कस किया था कि हमारे यूनियन होम मिनिस्टर जो है
वो स्टेट्स के जो होम मिनिस्टर है, साथ में CAPF को मिलकर के जो 2 दिन का चिंतन शिविर चल रहा है हरियाणा के फरीदाबाद में, उसको उन्होंने एड्रेस किया था और बोला था कि देखो टेररिज्म जो है उसका टाइम के साथ में वेरिएशन देखने को मिल रहा है और उसके अकॉर्डिंग हमारी जो पॉलिसी है वो होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आए तो सेंटर जो है इसके लिए कानून बना सकता है। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उन सभी के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। हमारा फर्स्ट जो पॉइंट था, फर्स्ट न्यूज़ थी कल के आर्टिकल में, अगर आपको लगता है कि वो आर्टिकल आपको याद होने चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मीन्स के पर्सपेक्टिव से, तो आप कल के वीडियो को द हिंदू एनालिसिस को जाकर के व्यू कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी एड्रेस किया यहाँ पर स्टेट होम मिनिस्टर्स को, डिस्कशन किया बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के। सबसे पहले उन्होंने बोला कि UAPA एक्ट जो है, भले ही इनमें कन्विक्शन रेट जो है वो काफ़ी कम देखने को मिलती है, लेकिन इसकी वजह से जो टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज़ है उनको काफ़ी ज़्यादा रेगुलेट किया जा सकता है। यहाँ पर बताया गया है कि टेररिज्म के खिलाफ में एक डिसिसिव फाइट जो है वो UAPA के थ्रू ही हमें मिल पाती है। UAPA क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ओके, कोई इस तरीके की आपकी एक्टिविटी जो एक तरीके से हमारी कंट्री की सिक्योरिटी इंटीग्रिटी को हानि पहुंचाती है या उसको नुकसान पहुंचाती है, तो उन सभी को रेगुलेट किया जाता है इस एक्ट के बेसिस पर। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी अलग अलग स्किल के बेसिस पर टेररिज्म को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि उन्होंने यहाँ पर एनफ एग्जाम्पल देने की कोशिश की है कि पेन के बेसिस पर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लिखते हैं, राइटिंग स्किल है, और उस तरीके से इनडायरेक्टली जो यूथ है, जो हमारी कंट्री की इंटीग्रिटी और साउंडिटी जो है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और लोगों को एक तरीके से अपने लेवल पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करके जो भी इशू हैं उनको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करके उनको जो हमारी कंट्री है उसके खिलाफ में एक तरीके से उकसाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टीज है उन्होंने UAPA एक्ट को लेकर के काफ़ी स्टेटमेंट दिए हैं। एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 2018 से 2020 के बीच में यहाँ पर AIM के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ट्वीट किया कि 2018 से 2020 के बीच में UAPA एक्ट के अंडर 4690 लोगों को अरेस्ट किया गया। लेकिन अगर हम कन्विक्शन रेट की देखें बात, तो 3% जो है वो सिर्फ कन्विक्शन रेट यहाँ पर देखने को मिली है। ओके, तो यहाँ पर एक बात तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये बात बोली गई कि UAPA एक्ट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे इंडिया में जो भी रॉन्ग एक्टिविटीज़ हैं उन सभी को रोकने के लिए। दूसरा उन्होंने यहाँ पर बोला कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है जैसे जैसे उसका ज़्यादा इंटरवेंशन या इंटरफेयर इंक्रीज हो रहा है सोसाइटी लेवल पर, उतना ज़्यादा जो है वो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है जो गलत है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक पॉइंट बोला गया कि कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है पहले उसको वेरीफाई करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, तभी जाकर के जो भी मेजर इश्यूज है उनको हम सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर देखो आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि वाइजैग विशाखापट्टनम को जो उनकी कैपिटल बनाने का जो एक उनकी स्पिरिट थी या जो भी उनका डिस्कशन था वो एक तरीके से फाइनेंस स्टेबिलिटी, स्पिरिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के कन्वीनियंस, ये सारी बेसिक चीज़ें थी इनके इस डिसीजन के पीछे। ओके, तो आंध्र प्रदेश के बारे में आपको पता ही है कि वहाँ पर 3 कैपिटल जो है उनके बनाने के ऊपर फोकस किया जा रहा है। और ये जो 3 कैपिटल है ये आप बताओगे, पहले जो प्रीवियस गवर्नमेंट है उन्होंने फोकस किया था कि अमरावती को वहाँ की कैपिटल एस्टेब्लिश किया जाए, लेकिन टाइम के साथ में कि हर एरिया में कनेक्टिविटी बन सके, सभी जो एरिया हैं वहाँ पर जो कैपिटल एरिया है वो काफ़ी डिस्टेंट एरिया पर लोकेटेड हो सकता है, जिसकी वजह से जो अदर रीजनल एरिया है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और एक तरीके से डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है। तो उन सभी एरिया में डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसीजर के तहत जो है ये आंध्र प्रदेश स्टेट में किया गया कि 3 कैपिटल जो है उनका फॉर्मेशन किया जाए ताकि हर लेवल पर जो है वो कनेक्टिविटी भी हो सके और हर एरिया का ओवरऑल जो है वो ग्रोथ देखने को मिले आंध्र प्रदेश स्टेट का। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, देखो पिटीशन डाली गई है
पिटीशन क्यों डाली गई है? क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही कन्नड़ा लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट बिल जो है वो कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया, जिसमें कन्नड़ा जो लैंग्वेज है उसको फोकस किया गया हर प्रायोरिटी पे, जॉब के लेवल पर और लेवल पर, एजुकेशन के लेवल पर कन्नड़ा लैंग्वेज को फोकस किया जा रहा है। तो जो तुलु लैंग्वेज है, साथ में जो कोडावा लैंग्वेज है, उसके बारे में भी यहाँ पर बोला गया है कि इनको भी इंसर्ट किया जाए कन्नड़ा बिल में और इनको प्रोटेक्ट करने का काम किया जाए। तो जो तुलु और कोडावा एक्टिविस्ट जो हैं उन्होंने बोला है कि ये जो बिल है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और जो माइनॉरिटी लैंग्वेज है किसी भी स्टेट में उसको एक तरीके से थ्रेट है, क्योंकि यहाँ पर फोकस किया गया है कि जो जॉब है साथ ही साथ में जो एजुकेशन है उसमें कन्नड़ा लैंग्वेज को प्राइमेसी दी जाएगी। तो कोडागा जो लैंग्वेज है, कोडावा जो लैंग्वेज है वो कोडागू डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर इसको बोला जाता है। ये दोनों की दोनों लैंग्वेज हैं वो द्रविडियन लैंग्वेज हैं। तुलु जो है वो कर्नाटका के 2 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट और केरला का जो कासरगोड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इसको बोला जाता है। और इसीलिए ये जो तुलु लैंग्वेज है ना, इसको लेकर के इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ देखिए ये हमारे इंडिया का पेनिनसुलर इंडिया है और आप सभी को पता है कि यहाँ पर केरला है और ये हो गया कर्नाटका। तो यहाँ पर जो कोस्टल रीजन है वहाँ पर क्या बोला जाता है? तुलु लैंग्वेज को बोला जाता है। तो यहाँ पर एक तरीके से जो प्रोटेस्ट भी देखने को मिलता है कि इस एरिया को एक अलग ही स्टेट डेवलप कर दिया जाए जिसको तुलु नाडु के नाम से बोला जाए। ओके। और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लगभग 18 लाख लोग जो हैं वो लगभग 18 लाख लोग तुलु लैंग्वेज को बोलते हैं। साथ ही साथ तुलु लैंग्वेज का काफ़ी ज़्यादा हमारे आर्ट एंड कल्चर के बेसिस पर अगर हम देखें, सिनेमा की लेवल पर अगर हम देखें तो तुलु लैंग्वेज में हर साल 5 से 7 मूवी जो हैं वो रिलीज होती हैं। तो ये एक तरीके से डोमिनेंस बताता है कि तुलु लैंग्वेज का कितना डोमिनेंस है और उसके प्रोटेक्शन के लिए किस तरीके से काम किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हाँ, ये तुलु लैंग्वेज के बारे में हमने डिस्कस किया ना अभी। तो तुलु लैंग्वेज जो है इसको लेकर के काफ़ी लंबे टाइम से प्रोटेस्ट है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो हमारी 8th शेड्यूल है उसमें भी इंसर्ट करवाने के लिए बात बोली गई तुलु लैंग्वेज के जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया कि जो हमारी 8th शेड्यूल है उसमें भी 8th शेड्यूल में तो इंसर्ट किया जाए। और आप सभी को पता है कि 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेज इंसर्ट की जाती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है उनको इंसर्ट किया जाता है। ओके। तो इसलिए फोकस किया जा रहा है कि तुलु लैंग्वेज के जो प्रोटेक्शन है उसके लिए काम किया जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो अभी कोयम्बटूर में जो इशू देखने को मिला, कार ब्लास्ट जो देखने को मिला, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि ये जो भी ब्लास्ट था इसकी NIA को लेकर के, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लेकर के जांच दे दी गई है। लेकिन इस तरीके के इश्यूज को हमें रेगुलेट करने की ज़रूरत है। पता होना चाहिए कि बेसिक प्रोविज़न क्या था जिसकी वजह से अटैक देखने को मिला। 1998 में इसी तरीके से जो कोयम्बटूर है वहाँ पर कार ब्लास्ट देखने को मिला था, इस तरीके की ब्लास्ट देखने को मिले थे। और यहाँ पर जो साइकिल रिपीट हो रहा है, जो भी इशू है, अगर टेररिज्म एक्टिविटीज़ हैं तो उनको लेकर के एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास में होनी चाहिए ताकि जो भी एक्सप्लोजन देखने को मिल रहा है उसको रेगुलेट किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, ये रशिया और यूक्रेन के बीच का इशू है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि रशिया और यूक्रेन जो है, रशिया ने अपनी तरफ से बात रखी है कि यूक्रेन जो है वो अदर कंट्रीज़ के साथ में मिलकर के न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा इशू जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन इस आर्टिकल में बताया गया है कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया, फरवरी 2022 से ये इशू देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें कोई डिस्कशन जो है वो नहीं सामने आ पाया अभी तक। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि दोनों ही कंट्री जो हैं वो अपने अपने लेवल पर अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही जो कंट्री हैं उनमें कहीं भी डिस्कशन की जो बात है वो डायरेक्टली सामने नहीं आ पा रही है। एक तरीके से जो भी मीडिएशन के रोल के थ्रू जो है कंट्रीज़ कोशिश कर रहे हैं, अदर कंट्रीज़, लेकिन दोनों कंट्री जो हैं वो इसके ऊपर जो अपना जो भी पॉइंट्स है वो रखने के लिए सामने नहीं आ पाते हैं। तो यहाँ पर रशिया और यूक्रेन की अगर हम बात करें तो अभी रशिया ने यूक्रेन की
4 एरियाज़ को अपने अंडर कर लिया। तो यहाँ पर यूक्रेन का ये मानना है कि जब तक उन एरिया को, और स्पेसिफिक 2014 में जो क्रीमिया को एनेक्स किया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूक्रेन के लिए भी, ब्लैक सी में उसकी कनेक्टिविटी देने के लिए और अपनी जो वाटर एरिया में अपनी अवेलेबिलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्रीमिया वाला रीजन। तो यूक्रेन का ये मानना है कि जब तक इन सारे रीजन को वो ओवरऑल अपने अंडर नहीं कर लेती, तब तक यूक्रेन जो है इस फाइट में रेगुलर बना रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर अदर कंट्रीज, नाटो ऑर्गेनाइजेशन का एक तरीके से बोला जा रहा है कि वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो रशिया और यूएस जो है, यूएस लेड नाटो ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये जो भी इशू है, जो भी इस तरीके की प्रॉब्लम है, उनको एक तरीके से सॉल्व करने की ज़रूरत है, नहीं तो जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर बताया गया है कि न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक जो है उसकी वजह से कितना डिवास्टेशन देखने को मिलता है। 1945 के टाइम में अगर हम बात करें तो जो 1945 जब वर्ल्ड वॉर था, उस टाइम आप देखिए 1962 में सोवियत यूनियन और यूएस जो है वो भी इसी तरीके के कन्फ्लिक्ट के रूप में सामने थे, और उन्होंने ये जो क्राइसिस है उसको किस तरीके से डायलॉग के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश की थी। 1945 में आप देखिए कि न्यूक्लियर बॉम्बिंग की वजह से जापान, हिरोशिमा और नागासाकी जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट हुए, और आज तक वहाँ पर जो जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनमें उनका इफेक्ट देखने को मिलता है न्यूक्लियर रेडिएशन का। ओके, तो यहाँ पर फोकस ये करना है कि इस तरीके का इशू सामने ना पाए रशिया और यूक्रेन के, क्योंकि अगर अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में डिस्कशन के थ्रू या डायलॉग के थ्रू ये इशू सॉल्व नहीं हुआ, तो अदर अदर रीजन में या अदर अदर एरिया में इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है वो टाइम के साथ में ज़्यादा इंक्रीज होंगी। ओके, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो कोप 27 को लेकर के है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि अभी रशिया यूक्रेन वॉर, साथ ही साथ कोविड-19 और इन सब की वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमी डाउनटर्न हुई है, उन सभी डैमेज को लेकर के यहाँ पर इंडिया और अदर डेवलपिंग कंट्री जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वरीड है। ओके, और साथ ही साथ में अगर हम देखें तो ग्रीन हाउस गैस जो एमिशन है वो एक तरीके से उसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं देखने को मिल रहा है, और जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं और जो पुअर जो हैं वो सबसे ज़्यादा उनके ऊपर इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो अभी कोप 27 की मीटिंग होगी, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट, जो 6 नवंबर से इजिप्ट में स्टार्ट होने वाली है, और यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के जो भी वर्स्ट इफेक्ट हैं, साथ ही साथ 2015 में जो कोप 21 के नाम से जिसको जानते हैं और पेरिस एग्रीमेंट के नाम से भी जिसको जानते हैं, उसमें जो भी नेशनल कमिटमेंट्स किए थे ग्रीन हाउस गैस एमिशन को लेकर के, कोप 26 में जो नोटेबल ग्लासगो एग्रीमेंट जो था, जो डिफोरेस्टेशन को लेकर के किया गया था, इन सभी को रेगुलर करने के लिए जो है वो कोप 27 में डिस्कशन होगा। कोर इश्यूज की अगर हम बात करें तो कोर इशू ये है कि रिच कंट्री जो है उन्होंने एमिशन ज़्यादा किया है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर फोकस करने की बात की जाएगी कि वो कंट्री जहाँ पर एमिशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है, या वो कंट्री जहाँ पर डेवलप कंट्री जिन्होंने अपने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप कर लिया है, उन सभी के ऊपर फोकस करने की बात यहाँ पर की जाएगी। 5 एमिटर्स की अगर हम बात करें, टॉप 5 एमिटर्स की, तो इंडिया भी इसमें आता है 3rd नंबर पे, ये ध्यान रखना है आपको। चाइना, यूएस, इंडिया, रशिया और जापान एज वेल एज साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज टेकन टुगेदर। ओके, और यहाँ पर बताया गया है कि देखो हमने टारगेट लिया था कि टेम्परेचर नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन अभी यूएनईपी की जिस रिपोर्ट के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था उसमें देखने को मिल रहा है कि भाई टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। साथ ही साथ जो हमने टारगेट लिए थे कि हम एमिशन को डिक्रीज करेंगे, लेकिन इसी प्रोसीजर के तहत अगर हम चलते रहे तो हम एमिशन को ज़्यादा डिक्रीज नहीं कर पाएंगे, और एमिशन जो है वो इसी तरीके से बना रह सकेगा। ओके, और इसकी वजह से फिर टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज होगा। तो हमें फोकस क्या करना है, हमें फोकस ये करना है कि जो रिच कंट्रीज हैं वो पुअर कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में अपना इन्वेस्टमेंट दें, और इस तरीके का जो एमिशन है उसको रेगुलर करने की हम कोशिश कर सकें। और वो कब हो पाएगा, जब रिच कंट्री जो है वो वहाँ पर अपने हेल्पिंग हैंड्स के साथ में सामने आ पाएंगी। यहाँ पर सारी बात रखी गई है कि किस तरीके से कौन से कंट्री ने कितने टारगेट लिए हैं। इंडिया ने 2070 का टारगेट लिया है कि 2070 तक हम क्या करेंगे, नेट जीरो एमिशन लेकर के आएंगे, कि एमिशन हमारा जीरो रहेगा। एमिशन मतलब जितना आपने
यहाँ तक एक तरीके से एमिट किया, उतना का उतना आप क्या कर लोगे, एब्जॉर्ब कर लोगे। मतलब सोसाइटी में या फिर हमारे एनवायरनमेंट में जो अवेलेबिलिटी है एमिशन की वो जीरो हो पाएगी। ओके, तो एमिशन को इस तरीके से आपको समझना है। ऐसा नहीं है कि एमिशन हो ही नहीं पाएगा, एमिशन होगा, लेकिन उसको एब्जॉर्ब की जो पावर है वो भी इंक्रीज की जाएगी, जिससे एमिशन जो है वो क्लाइमेट में और एनवायरनमेंट में देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ओके, तो COP26 जो है उसमें फेज आउट के बारे में, कोल पावर के फेज आउट के बारे में बात की गई थी, टू ए फेज डाउन। ओके, तो फेज डाउन से हमें फेज आउट करना है, और फेज आउट जो है वो एक किस में होना चाहिए, एक तरीके से रिजल्ट के थ्रू होना चाहिए, कि धीरे धीरे जो है वो फोकस किया जाए और उसी के बेसिस पर कोल को जो है वो रिप्लेस करने की कोशिश की जाए। तो यहाँ पर जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी नेक्स्ट 6 नवंबर से 18 नवंबर तक जो मीटिंग हो उसमें जो कंट्री हैं वो अपने ऊपर फोकस करें। साथ ही साथ इस आर्टिकल में बोला गया है कि जो हमारे SDG गोल्स हैं 2030 में जिनको अचीव करने की बात है, उनको हम अचीव कम्प्लीटली तभी कर पाएंगे जब अभी से हम उनको फोकस करेंगे, और फोकस के अकॉर्डिंग जो हमारे हैं टारगेट जो हमने डिसाइड किए हैं उनको हम एक तरीके से उनको एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर, और यहाँ पर आजम खान, आप सभी को पता है, सपा पार्टी से बिलोंग करते हैं, और इनको फ्राइडे को डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया एज ए मेंबर ऑफ उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि MP MLA कोर्ट इन 2019 हेट स्पीच केस में उनकी जो कन्विक्शन है वो एक तरीके से डिक्लेयर हो गई है। विधानसभा सेक्रेटरीट जो है उन्होंने बोला है कि RPA एक्ट 1951 के सेक्शन 125 के बेसिस पर सेक्शन 505 एंड 153 जो है IPC का, वो एक तरीके से इस तरीके के जो भी कन्विक्शन जो होता है उसके बाद में डिस्क्वालिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो यहाँ पर जो कोर्ट है उन्होंने 2000 रुपये का उनके ऊपर फाइन चार्ज लगाया है। साथ में जो केस रजिस्टर हुआ था 2019 के कैंपेन के बेसिस पर, वहाँ पर जो उन्होंने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ में जो स्टेटमेंट दिए थे उनको लेकर के जो है वो उनके खिलाफ में केस रजिस्टर हुआ था, और अब ये प्रूव हो गया है, तो इसी के बेसिस पर जो भी उनकी मेंबरशिप थी उसको एक तरीके से डिस्क्वालीफाई वो हो गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ST पॉपुलेशन जो है उसमें हट्टी पॉपुलेशन जो है हिमाचल प्रदेश में, उनको ST में इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर अदर ग्रुप जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। कुछ ग्रुप्स का ये मानना है कि देखो उनसे भी कम माइनॉरिटी में हम लोग थे, और हमारी जो कंडीशन है वो और भी ज़्यादा ख़राब है। हम एक तरीके से बहुत सारी लाइफ जो है, काफ़ी हेक्टिक लाइफ जो है वो गुजारी जाती है, हमें इंक्लूड नहीं किया गया। और ये जो लगभग 1.5 लाख लोग हट्टी पॉपुलेशन जो है उसमें लगभग 1.5 लाख लोग हैं, और उनको एक तरीके से इंसर्ट किया गया उनको ST पॉपुलेशन में। तो बहुत सारे ग्रुप्स का ये भी मानना है कि हमें जो क्राइटेरिया मिला हुआ है, हमें जो रिजर्वेशन मिला हुआ है, उसमें और लोग भी इंसर्ट होंगे तो जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और हमारा जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। तो हट्टी पॉपुलेशन जो है, हट्टी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो काफ़ी वेल्दी लोग हैं, उनको इस तरीके की रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को लेकर के कांग्रेस ने बोला है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फ्री वाइज को रेगुलेट करने के लिए उनके पास में कोई भी जुरिडिक्शन नहीं है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 9 पर, और अभी हमने फ्रंट पेज पर डिस्कस किया था कि आंध्र प्रदेश के जो CM हैं उन्होंने वाइजैक को लेकर के बोला है कि किस बेसिस पर उन्होंने वाइजैक को एक कैपिटल के रूप में एक्सेप्ट किया था। तो यहाँ पर उन्होंने अब तक आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कौन कौन से इम्पोर्टेंट एरिया में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट स्कीम जो है वो लॉन्च की है, उन सभी के बारे में इस आर्टिकल में उन्होंने बताया है। यहाँ पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो भी हेड हैं उनके साथ में डिस्कशन उन्होंने किया, और काउंटर टेररिज्म जो मीट हुई मुंबई में उसमें डिस्कशन किया कि किस तरीके से अभी भी, जैसे कि 26/11 जो अटैक है उनके जो उसमें जो भी हमारे इंडिया की जो भी इम्पोर्टेंट सोल्जर्स शहीद हुए थे उन सभी को होमेज दी, यहाँ पर ट्रिब्यूट दी। तो एक तरीके से
यहाँ पर शो किया गया कि पाकिस्तान ओरिएंटेड बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आज भी ऐसे हैं जो अदर कंट्रीज़ में टेररिज्म को स्प्रेड करने का काम करते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है उसको FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया है, और किसके बेसिस पर कि वहाँ पर इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं देखने को मिलती है, और इस तरीके के इश्यूज को रेगुलेट करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है पाकिस्तान कंट्री ने। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए पेज नंबर 10 पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, एक सेकेंड, देखो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने यहाँ पर जो फरीदाबाद में जो भी डिस्कशन चल रहा है 2 दिन का, उसमें उन्होंने इम्पोर्टेंट बात बोली कि हमारे इंडिया के अदर स्टेट में जो पुलिस सिस्टम है उनकी अलग अलग ड्रेस है, तो हम चाहते हैं कि वन नेशन वन पुलिस ड्रेस जो है वो देखने को मिले, और सब में जो अलग अलग पुलिस ड्रेस है, जैसे कोलकाता और भी अदर स्टेट जो हैं वहाँ पर कुछ जगह जो है वाइट जो कलर की पुलिस ड्रेस देखने को मिलती है, तो इन सभी को मर्ज करके एक कलर में जो है वो पुलिस ड्रेस देखने को मिले, इसके लिए काम किया जाएगा। यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला है कि 2021 में हमारे इंडिया में टीबी के जो केसेस हैं वो 21.4 लाख देखने को मिले हैं। तो टीबी एलिमिनेशन जो प्रोग्राम है हमारे इंडिया में, उसको लेकर के लॉन्च किया गया था कि देखो 2030 तक SDG गोल्स हैं, और उसको लेकर के उस सभी से पहले ही हमारे जो हेल्थ इश्यूज हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करें। और 2025 तक इंडिया में टारगेट लिया गया था प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कि 2025 तक टीबी के जो केसेस हैं वो इंडिया में बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर हम ओवरऑल देखें, वर्ल्ड लेवल पर देखें, तो इंडिया में जो अभी 11% का ग्लोबल एवरेज देखने को मिल रहा है वो इंडिया में सिर्फ 7% है। मतलब ग्लोबल लेवल से तो इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव किया है। साथ ही साथ यहाँ पर 2015 के डाटा हैं जो बेसलाइन ईयर रखा गया था टीबी, एक तरीके से टीबी को काउंट करने के लिए, टीबी केसेस को, तो उसमें उस टाइम इंडिया की जो पॉपुलेशन थी उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 1 लाख लोगों पर 256 लोगों को टीबी के केसेस देखने को मिल रहे थे, और अभी 1 लाख लोगों में 210 लोगों में टीबी के केसेस देखने को मिल रहे हैं। मतलब एक तरीके से जो पॉपुलेशन है उसमें डिक्रीज देखने को मिला है। और ये सारी बातें हमें कैसे पता चली? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जो है वो रिलीज की है। तो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स पब्लिश होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इस तरीके की रिपोर्ट पब्लिश होती हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किसको पब्लिश कर रहा है और कौन कौन से बेसिक क्राइटेरिया के बेसिस पर ये रिपोर्ट पब्लिश की जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर देखो जो लेफ्ट विंग फार्मर्स हैं उन्होंने GM मस्टर्ड कल्टीवेशन का एक तरीके से जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है उसको काफ़ी ज़्यादा वेलकम किया है कि इससे प्रोडक्शन जो है ज़्यादा होगा। ऑयल का जो इंपोर्ट हम करते हैं वो नहीं कर पाएंगे, एडिबल ऑयल का, और अपने ऊपर ही अपने आप में डिपेंडेंट हो पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 11 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है, तो देखो आप सभी को पता है कि यूके के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं मिस्टर ऋषि सुनक, और मिस्टर ऋषि सुनक और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उनके बीच में डिस्कशन हुआ है। और इस डिस्कशन में जो भी इंग्लिश चैनल वाले रीजन में जो भी माइग्रेंट्स देखने को मिलते हैं उन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए दोनों ही कंट्रीज़ ने ये वायदा किया है, प्रॉमिस किया है कि हम अपने ग्रेटर लेवल पर जो कॉपरेशन है वो शो करेंगे। तो ये इंग्लिश चैनल जो है इसकी लोकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर ये यूरोप का मैप है, ये यूके है, और ये है फ्रांस, और ये है इंग्लिश चैनल। ओके, और यहाँ पर कौन सी स्टेट है जो कनेक्ट करती है इंग्लिश चैनल और यहाँ पर वाटर बॉडीज़ को, और इन दोनों को सेपरेट करती है? इस स्टेट का नेम जो है आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा माइग्रेशन देखने को मिलता है यहाँ पर ब्रिटेन में और फ्रांस में, तो इसी को रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर हम कोऑपरेशन शो करेंगे और जो भी इशू है उनको सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।